हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम कक्षा 10 का जीव विज्ञान पढ़ेंगे। जो एनसीईआरटी के अध्याय 6 से शुरू होता है जीव विज्ञान, जिसका नाम है, आप इसे पहला अध्याय भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो जिसका नाम है जैव प्रक्रम, ठीक है, बायो प्रोसेस। अब इसमें जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम क्यों जरूरी है, सारा पढ़ेंगे हम इस अध्याय में। तो इस वीडियो में हम केवल अभी इंट्रोडक्शन जानेंगे और संबंधित प्रश्न और उत्तर को देखेंगे जो अंत में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं क्या होता है जैव प्रक्रम। लेकिन उससे पहले हमें सजीवों और निर्जीवों के बारे में जानना जरूरी होगा। तो हम जैव यानी सजीव और अजैव यानी निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं, याद होगा आपको, पिछले नीचे क्लास में आप पढ़े होंगे। तो सजीव मतलब जिस जीव में प्राण है वो है जीव, जीव मतलब प्राण है। अजैव मतलब निर्जीव यानी जीव नहीं है उसमें, यानी प्राण नहीं है। तो प्राण है तो सजीव है, नहीं है तो निर्जीव है। ये तो मोटे मोटे तौर पे हो गया, केवल समझाने के अर्थ में, बातचीत की भाषाओं में हो गया। लेकिन अगर वैज्ञानिक आधार पे दें तो आपको याद होगा नीचे क्लासों में आप कहते थे कि जो चल सकता है, सजीवों के लिए हम क्या बोलते थे भाई, जो चल सकता है, वृद्धि कर सकता है, फिर श्वसन कर सकता है, सांस लेना, फिर प्रजनन कर सकता है मतलब अपने जैसा बच्चा पैदा करना, फिर क्या कर सकता है, 4 चीजें बताए थे हम लोग, और भी बहुत कुछ बताए होंगे। इस आधार पर हम कहते थे कि वो क्या है, सजीव है। लेकिन ये परिभाषा पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो निर्जीव पदार्थ भी ऐसे हैं जिसमें आप चल भी सकते हैं और प्रजनन तो नहीं कह सकते, न श्वसन, वृद्धि भी नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो वृद्धि भी करते हैं, जैसे बादल है, बढ़ता है, घटता है, चलता भी है, तो उसे हम सजीव नहीं कह सकते। तो आखिर सजीव का असली परिभाषा क्या होगा, उसी को इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक। तो लेकिन पहले थोड़ा सा प्रयोग करके देख लेते हैं। कुत्ते को दौड़ते देखते हैं हम लोग, गाय को जुगाली करते देखते हैं मुंह चलाते हुए, गली में एक इंसान को चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं ये क्या है, सजीव है। कुत्ता हो गया, गाय हो गया, इंसान हो गया, सो रहे होते हैं तब पर भी क्या ये सजीव है, तो हाँ वो भी सजीव है, क्योंकि हम तो पहले से जानते हैं कि कुत्ता एक सजीव है। तो सोते हुए भी हम इन्हें समझ जाते हैं कि ये क्या है, सजीव है। फिर लेकिन यह हम कैसे जानेंगे, तो हम उन्हें सांस लेते देखते हैं। वो जब सांस लेते हैं तो उनका जो पेट होता है अंदर बाहर होते रहता है। इस आधार पर भी हम समझ लेते हैं कि वो क्या है, सजीव है। पौधे के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वो सजीव है, तो कुछ कहेंगे कि उसके पत्ते हरे दिखते हैं पौधे के, तो हरा कहना जरूरी नहीं हो कि सजीव का पहचान है। तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं, जिनकी पत्तियां हरी ना होकर किसी रंग की हो, लाल पीली नीली हो, उस तरह के पौधों को क्या कहेंगे कि वो सजीव है। यहाँ पे हरा पत्ता सजीव का पहचान हो ये सही नहीं है हर वक्त। हाँ, एक बात है कि वो समय के साथ वृद्धि करते हैं, उस समय के साथ उनमें वृद्धि होता रहता है, ये एक पहचान है उनके सजीवता का। अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। गति प्रमाण देने के लिए सजीवों का कि भाई वो क्या करते हैं, वृद्धि संबंधी देते हैं, या अन्य गतियां हो सकती है कि वो भाई बढ़ते हैं, चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, यही प्रमाण देते हैं ना सजीवों में। लेकिन पौधा भी देखा जाए तो वो सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है, मतलब दिखाई नहीं देता है। बढ़ता तो है लेकिन हमें साफ तौर पर नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी वो सजीव है। लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होता। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, वे भी सजीव हैं। देखिए, कुछ जीव ऐसे भी सांस लेते हैं लेकिन उनमें गतियां नहीं दिखाई देती, फिर भी वो सजीव है। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। आप कहें कि श्वसन करता है, फिर से प्रजनन करता है, चल सकता है, वृद्धि कर सकता है, ये परिभाषा सही नहीं है। तो क्या परिभाषा होना चाहिए, उसी को हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती है।
बड़े पैमाने पर तो हम देख लेते हैं वो बढ़ रहा है, चल रहा है, सांस ले रहा है, तो बड़े पैमाने पर हमें आंख से भी दिखाई देता है। लेकिन जो सूक्ष्म होता है, छोटे, एकदम छोटा, बिल्कुल नहीं अनुभव कर सकते, हम ना देख पाएंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए अणुओं की गतियां, क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? तो जो आणविक गति है यही मुख्य है, जो अदृश्य आणविक गति, यही बताता है कि कोई व्यक्ति या कोई भी वस्तु सजीव है। अगर ये प्रश्न हम किसी व्यवसायी वैज्ञानिक से पूछें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा, यानी वो हाँ कहेगा कि हाँ, आणविक गति ही सजीवों का पहचान है। तो यहाँ पे एक अपवाद मिलेगा आपको। देखिए, व्यक्ति सांस दिखाई दे, उसका सांस लेना या ना दिखाई दे, चलता हो या ना चलता हो, सजीव का वास्तविक पहचान कि उसके अंदर आणविक गति होती रहती है हर वक्त। जैसे हम लोगों में जो रक्त है, खून हमेशा बहता रहता है, हम चाहे सोए हों चाहे जगे हों। सांस लेने की प्रक्रिया अंदर होती रहती है, और इसी तरह कोशिकाएं हमारी वृद्धि करती रहती हैं, वो भी एक अणु है। इस प्रकार वो वृद्धि करती रहती हैं, वो भले ही हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन वृद्धि हो रहा है ना अंदर। तो इस तरह हम उसे सजीव में मानते हैं। अब आगे, अब वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती, तो नहीं होती तो विषाणु क्या होगा? निर्जीव होगा। लेकिन फिर भी उसे सजीव क्यों मानते हैं? क्योंकि जब वो किसी कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, मतलब उसमें जाकर उसको खाने लगते हैं या उसके साथ संबंध बना के अपना आणविक गति दर्शाना शुरू कर देते हैं, तब उन्हें हम लोग सजीव कहते हैं। तो विषाणु इस तरह जब बाहर रहते हैं तो उनमें आणविक गति नहीं होती, इसलिए वो निर्जीव होते हैं। लेकिन जैसे किसी कोशिका में प्रवेश करते हैं, वो चाहे किसी की भी कोशिका हो, मानव का हो, ज्यादातर मानव में, अन्य जानवरों में भी आ सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं उन्हें, तो वो सजीव हो जाते हैं, तब उनमें आणविक गति होना शुरू हो जाती है। अब इसी कारण से यह विवाद बना हुआ है कि वो सजीव है कि निर्जीव। तो इस तरह हम कहेंगे कि विषाणु जो है निर्जीव है, लेकिन जब वो कोशिका को संक्रमित करता है तो क्या हो जाता है? सजीव। दो कंडीशन है इसकी। पूछ दे आपसे कि विषाणु की निर्जीव है, क्योंकि विषाणु में आणविक गति नहीं होती है जब तक वो किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करता, इसलिए उसे निर्जीव माना जाता है। यहाँ से एक प्रश्न बना। फिर जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक है? क्यों जरूरी है आणविक गतियां? तो पहले के कक्षाओं में हम देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होता है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से। हम अपनों क्लास में पढ़े होंगे कि कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के जुड़ने से उत्तक बनता है, उत्तक के जुड़ने से अंग बनता है, उत्तकों में कई सारी कोशिकाएं होती हैं, फिर कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं, कोशिकाओं के अंदर भी कई सारे छोटे छोटे घटक होते हैं। फिर आपने सुना होगा कि वो जुड़ के उत्तक बनाए, उत्तक बना के अंग बनाए, अंग से अंग तंत्र बनाए, अंग तंत्र से पूरा शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक, तो अलग अलग कोशिकाएं भाग ली हैं, इसलिए कोशिकाएं भी अलग अलग प्रकार के उत्तक बनाते हैं, तो जिसको हम 9 क्लास में पढ़े होंगे। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, पर्यावरण का जो प्रभाव है, पर्यावरण जो भी हो, ठंडा, गर्मी, बरसात, जो भी तापमान का प्रभाव हो, दाब का प्रभाव हो, उससे विघटित होता है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, कोशिकाएं वृद्धि करना कम कर देती हैं और मरना शुरू कर देती हैं। इस कारण से आदमी बूढ़ा होते चला जाता है और अंततः ज्यादा यह व्यवस्था टूटना शुरू कर जाती है तो जीव मरना भी शुरू कर देता है। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत और अनुरक्षण की जरूरत होती है। शरीर को लंबे समय तक जीवित रखना है तो, या जीवित ऐसे भी रखना है, जरूरी है लंबे समय तक, तो जीवों को जीने के लिए व्यवस्था सही होनी चाहिए, उसको मरम्मत करना जरूरी है, अनुरक्षण करना जरूरी है। उसके लिए जो हम काम करते हैं उसी का नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं, अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। हमें जैव प्रक्रम कैसे कर पाते हैं हम? तो हमारे शरीर जो अणुओं से बनी है उसको लगातार गति देना जरूरी है। उन्हें गति मिलता रहेगा तब तो हम जीवित रहेंगे और लंबे समय तक भी जीवित रहेंगे, भले ही आगे चल के बुढ़ापे की बात अलग है। उसको कहा जाता है सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम। वो अनुरक्षण प्रक्रम क्या है
तो अभी अभी बताया मैंने कि इसी अनुरक्षण प्रक्रम को जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैव प्रक्रम के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ से इतना समझे। तो जैव प्रक्रम में हम क्या करते हैं, सांस लेना जरूरी है, श्वसन करना, पोषण जरूरी है, खाना खाएंगे पोषण होगा तभी हमारा मरम्मत हो पाएगा। खाना ना खाए, पोषक तत्व ना मिले तो भी हमारे कोशिकाएं या अणु वृद्धि करना छोड़ देंगे, गति करना। सांस ना ले तब पर भी एक आता है उत्सर्जन क्रिया, एक परिवहन क्रिया, यानी 4 प्रकार के जैव प्रक्रम हो सकते हैं। पहला कि हम पोषण करते हैं भोजन के माध्यम से, उससे भी अणु जो होते हैं गति दिखाते हैं। दूसरा होता है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एक तो हमें पोषण करना है, दूसरा हमें करना है क्या, श्वसन, सांस लेना है तभी जाके आणविक गति संभव है। तीसरा हम क्या करेंगे, परिवहन, हम नहीं करेंगे, हमारे अंदर होगा परिवहन। हमारा जब तक खून का प्रवाह नहीं होगा पूरे शरीर में तब तक भी आणविक गतियां नहीं हो पाएंगी। और चौथा है, जो अनावश्यक पदार्थ है उनको बाहर निकालना भी जरूरी है, उत्सर्जन ये भी जरूरी है। तो इस प्रकार की क्रिया जो हम करते हैं जीव सभी मिलकर, वही है जैव प्रक्रम। तो जीवों का अनुरक्षण कैसे हो पाता है, तो है पोषण से, श्वसन से, परिवहन से, उत्सर्जन से। अब पूरा का पूरा टॉपिक का, इस चारों टॉपिक को, पोषण क्या है, श्वसन क्या है, परिवहन क्या है, कैसे होता है, उत्सर्जन क्या है, कैसे होता है, पढ़ेंगे इस पाठ में। तो क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं अभी केवल हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया। अगले वीडियो में लेक्चर के साथ साथ प्रश्न उत्तर भी आपको मैं लिख के दे दूंगा आंसर, आप नोट्स तैयार कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।